Expert MDCAT presents online and MDCAT test session 2021. Test number 4. Chapter Gases, Liquid and Solids. Question number 1. Gaseous state exists at. यहाँ पर आना है कि आइडियल गैशियस स्टेट एग्जिस्ट्स एट. तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आइडियल है वो मिसिंग है. तो आइडियल हमारे पास गैसेस होती हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर. अब हाई टेम्परेचर क्यों होता है हमारे पास? हाई टेम्परेचर का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फास्टर और इनका हमारे पास लेस चांस है कि वो स्टिक करें एक दूसरे के साथ. और लो प्रेशर का मतलब है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने फार्दर अपार्ट हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे. तो लेस इंटरेक्शन होना चाहिए, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होनी चाहिए आइडियल गैसेस के केस में. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 2. ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सेप्ट. वेपर प्रेशर पर सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट सरफेस एरिया. नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि हमारे पास लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं, ज़्यादा हैं या कम है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, किस नेचर का वो लिक्विड है. तो उस पर तो डिपेंड करती हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वर्सली रिलेट करी होती हैं वेपर प्रेशर से. सरफेस एरिया पे हमारे पास डिपेंड नहीं करती क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है वेपर्स की प्रोड्यूस हो रहे हैं सरफेस एरिया में वो सेम रहते हैं. तो वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और वो इंडिपेंडेंट होती है साइज़ और शेप पर. इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर पर. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं होता. इसका मतलब है ये ना ही शेप पर इफेक्ट करेगी, ना ही साइज़ ऑफ कंटेनर पर, ना ही हमारे पास सरफेस एरिया पर इफेक्ट करेगी. तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मोर नॉन आइडियल बिहेवियर. अब नॉन आइडियल बिहेवियर वो गैसेस शो करती हैं जिनके अंदर कोई ना कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं. तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तभी उनकी ग्रेटर डेविएशन होती है आइडियलिटी से. जबकि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनकी डेविएशन लेस देन 0.1% होती है रूम टेम्परेचर पर. जबकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो इनकी डेविएशन भी आइडियलिटी से ज़्यादा होती है. आइडियल गैसेस के केस में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते और ना ही उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, तभी वो आइडियल होते हैं. तो नॉन आइडियल के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और अमोनिया दोनों के अंदर हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो आइडियलिटी से डेविएशन शो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट है कि ये नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा शो करता है. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शोज मोर देन वन काइंड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. हमारे पास जो वाटर है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है. इसका मतलब है इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी है, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस भी हैं, दोनों फोर्सेस आ गई. कॉपर के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है एज अ मेटल जब वो बिहेव करता है सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ. डायमंड भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है विच इज़ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. ब्रास हमारे पास एटॉमिक बॉन्डिंग शो कर, अगर एटॉमिक बॉन्डिंग शो करेगा तो उसमें मेटेलिक बॉन्ड शो कर देता है विच इज़ आल्सो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. तो वाटर के अंदर दोनों टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर भी और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस भी. तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट है. Question number 5. In crystal lattice of ice, each oxygen atom of water molecule is attached to each atom of oxygen जो है that is surrounded by 4 hydrogen tetrahedrally. 2 हाइड्रोजन कोवलेंटली बाउंड होते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ और 2 जो है वो एक लार्जर डिस्टेंस पर होते हैं विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. तो हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन इस तरह क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक ऑक्सीजन के एटम के साथ बाउंड होते हैं कि 2 हमारे पास ऑक्सीजन एटम के साथ कोवलेंटली बाउंड है और 2 जो है वो लार्जर डिस्टेंस पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बाउंड है. क्वेश्चन नंबर 6. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक की लाइन है और ये स्टेटमेंट है एवोगैड्रोस लॉ की विच स्टेट्स कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड विच इज़ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट लैटिस एनर्जी. अब लैटिस एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के. अब इसमें से हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन तो पहले ही निकल गया वाला ऑप्शन क्योंकि हमारे पास जो क्लोरीन और ब्रोमीन में से क्लोरीन की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है. तो सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे कि जो क्लोरीन वाले हैं उसमें जो साथ अटैच्ड मेटल है वो कौन कौन से हैं. लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम है. अब लिथियम सबसे ऊपर होता है, इसका मतलब है लिथियम का साइज़ सबसे कम होगा
फिर सोडियम आता है और फिर पोटाशियम आता है। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप जाएँ तो साइज़ इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है सोडियम और पोटाशियम का साइज़ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम। तो जिसका साइज़ कम होता है और जिसका हमारे पास चार्ज ज़्यादा होता है, चार्ज की इन्वॉल्वमेंट इसकी बाद में आती है, साइज़ को पहले देख रहे हैं हम। लिथियम का साइज़ सबसे थोड़ा है इसके अंदर, और साथ जो अटैच्ड हमारे पास नॉन मेटल है वो सेम है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन सेम रहेगी। फिर हम देख लेंगे इनके साइज़ में, लिथियम का सबसे कम साइज़ है तो लिथियम क्लोराइड जो होगा इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, एट 1489 mm ऑफ Ag वाटर विल बॉयल एट। अब हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। 1489 पे 120 होता है, 760 पे 100 होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ द कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर इलास्टिक इन नेचर, व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिक। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि कोई नेट कन्वर्जन नहीं हो रही है काइनेटिक एनर्जी की, और टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है, और हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती हैं इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो वेलोसिटी चेंज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेक्ट आंसर है। काइनेटिक एनर्जी में किसी किस्म का चेंज नहीं आता। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर। आयनिक सॉलिड्स हमारे पास कंडक्टर होते हैं मोल्टन फॉर्म में, सॉलिड में नहीं होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स हमारे पास गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी का। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पुअर कंडक्टर हैं। कोवलेंट सॉलिड में ग्रेफाइट होता है, वो भी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो बिटवीन द लेयर्स, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग विच प्रोसेस एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स बिकम मिनिमम। अब हमारे पास कंडेंसेशन के प्रोसेस में एम्प्टी स्पेसिस कम हो जाती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर आ रहे होते हैं, तभी हमारे पास जो एम्प्टी स्पेसिस हैं वो कम हो जाती हैं, बाकी किसी में एम्प्टी स्पेसिस कम नहीं होती। तो कंडेंसेशन के प्रोसेस में एम्प्टी स्पेसिस पार्टिकल्स के दरमियान कम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आयोडीन इज़ अ मॉलिक्यूलर सॉलिड बिकॉज द फोर्सेज बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर। अब आयोडीन में हमारे पास डाइपोल फोर्सेस तो हो नहीं सकती क्योंकि हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर वान डर वाल्स फोर्सेज होती हैं, और वान डर वाल्स फोर्सेज क्यों होती हैं? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसका साइज़ ज़्यादा है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इसके अंदर वान डर वाल्स फोर्सेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टिलेशन ऑफ सोल्यूशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज़ कॉल्ड। अब रिड्यूस्ड प्रेशर में जो डिस्टिलेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। वो क्यों होती है? क्योंकि इसने प्योरीफिकेशन करनी होती है सब्सटेंसेस की अंडर लो प्रेशर। जब प्रेशर लो होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्टिल्ड करना लो प्रेशर पर जो है वो आसान हो जाएगा। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम मुसलसल टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेशन हो रही है कंपोनेंट्स की। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन है सॉलिड मैटर की, ऑर्गेनिक मैटर की हाई प्रेशर पर। तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड प्रेशर हम दे रहे होते हैं वो पर्टिकुलरली वैक्यूम डिस्टिलेशन में देते हैं ताकि प्योरीफिकेशन हो सके। और प्योरीफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लो प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्टिल्ड हो जाएंगे लो प्रेशर पर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डबल देन द प्रेशर इज़। अब एक लाइन याद रखनी है कि इफ़ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इक्वली, तो जो प्रेशर है वो अनचेंज रहता है। हम वैसे भी देख लेते हैं, हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है PV इज़ इक्वल टू NRT। NR हमारे पास इसके अंदर क्या है? दैट इज़ कॉन्स्टेंट। PV इज़ इक्वल टू T है, तो प्रेशर एक साइड पे रह जाता है तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या बन जाते हैं हमारे पास? T/V। तो दोनों को अगर हम इक्वली डबल कर रहे हैं तो कैंसिल होकर वही वैल्यू रह जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज। प्रेशर कुकर रिड्यूस क्यों करता है? क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देता है वाटर के, क्योंकि अंडर प्रेशर जो है वो हीट बिल्ड हो रही होती है फास्टर और टेम्परेचर को पहले से ज़्यादा कर रही होती है, तभी हमारे पास जो प्रेशर कुकर का टाइम है वो कम हो जाता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है और फूड जल्दी कुक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट आइडियल गैस। आइडियल गैसेस के अंदर कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ये बात ठीक है। आइडियल गैसेस इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं, ये गलत है, क्योंकि आइडियल गैसेस क्यों लिक्विफाई तब होंगी जब उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। आइडियल गैसेस हैव नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो आइडियल गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है तो वो लिक्विफाई भी नहीं हो सकती इजीली, तो 16 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज़।
हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। तो इन सब में से हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो HF के दरमियान है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमारे पास HF का होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। अब इवेपोरेशन एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, इसमें कोई प्रेशर और टेम्परेचर की कोई शर्त नहीं है, हर टेम्परेचर पर हो रही होती है इवेपोरेशन। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 19, आइस ऑक्युपाइज मोर स्पेसिस दैन लिक्विड वाटर। क्योंकि हमारे पास आइस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं इन अ डेफिनेट पैटर्न विच टेंड्स टू इंड्यूस स्पेसिस। तो उसके अंदर स्पेसिस इंड्यूस हो जाती हैं और वो कितनी होती हैं, 9% स्पेसिस होती हैं। ये टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 20, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हमारे पास ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। हमारे पास जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास लेस स्पेस में रहते हैं, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती उसके अंदर। तो जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी मूवमेंट जो है वो, उनकी मोशन जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी करेक्ट है। अब गैसेस की बात हुई है तो वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के अंदर होती है, तो इसीलिए हमने वाइब्रेशनल चूज़ नहीं किया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोडक्ट ऑफ पी वी ऑफ अ गैस इज़ अ यूनिट ऑफ। अब पी वी हमारे पास इज इक्वल टू वर्क डन होता है, मतलब W इज इक्वल टू P डेल्टा V होता है। तो हमारे पास जो पी वी है दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क डन। तो पी वी का यूनिट वही होगा जो वर्क का यूनिट होगा हमारे पास, और इसका यूनिट जाउल होगा। तो 21 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स तब क्लोजर टुगेदर होते हैं और वह इंक्रीज़ कर देते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड को। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है और ये एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 23, द क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू लंदन फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शंस आर। अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर दो तरह की फोर्सेज होती हैं हमारे पास, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं और वान डेर वाल्स फोर्सेज होती हैं। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, जो लंदन फोर्सेज हैं वो भी हमारे पास फिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के अंदर ही होंगी। तो 23 का ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये हमारे पास जो वान डेर वाल्स फोर्सेज होती हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, when two ice cubes are pressed over each other they unite to form one cube। अब हमारे पास जब दो आइस क्यूब्स एक दूसरे के साथ प्रेस होते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दो क्यूब्स के सरफेस पर वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे दो क्यूब्स यूनाइट करके एक क्यूब बन जाते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर बाकी फोर्सेस तो नहीं होंगी, ना ही इसके अंदर कोवेलेंट अट्रैक्शन हो सकती है, ना इसके अंदर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ना मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो दो डिफरेंट आइस क्यूब्स हैं हमारे पास, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ही हो सकती है। अब वो किस तरह की फॉर्मेशन होगी वो हमने देखना है। वो इस तरह की कुछ फॉर्मेशन होगी, इस तरह की हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास दो आइस क्यूब्स को उन्होंने बताया कि किस तरह जब वो प्रेस टुगेदर होंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल जो बिटवीन द टू आइस मॉलिक्यूल्स होगा, आइस क्यूब्स होगा, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी। अब हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जीरो होती है, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ये ग्रेडियंट क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है। उस गैस मॉलिक्यूल्स के केस में हमारे पास मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज सिंपली द थर्मल मोशन ऑफ गैसेज और लिक्विड्स हो गया, ये हमारे पास होती है, दैट विल बी अबव एब्सोल्यूट जीरो। तो अबव एब्सोल्यूट जीरो पर उनकी थर्मल मोशन होती है गैसेज और लिक्विड्स की। तो इसका मतलब है एट एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास जो डिफ्यूजन है, जो मूवमेंट है उनकी थर्मल मोशन वो जीरो है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू। अब हमारे पास टॉप टू बॉटम देखें तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं बेसिकली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से, और वो क्यों ज़्यादा होती है, साइज़ ज़्यादा होने की वजह से। साइज़ ज़्यादा होता है तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है ये आपस में सारे रिलेटेड हैं। टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करने की वजह उसका साइज़ होता है, और साइज़ की वजह से जो फोर्सेज होती हैं वो लंदन फोर्सेज होती हैं। तो 26 का ऑप्शन बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 27, द हाई स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स कैन नॉट एक्सप्लेन देयर। अब हाई स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? हाई स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही होती है लैटिस एनर्जी पे, जो कि रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब दो आयंस मिलकर एक सॉलिड बना रहे होते हैं। तो अब हमें इससे पता चल जाता है कि अगर हाई स्टेबिलिटी है, इसका मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट क्रिस्टल। तो इसका मतलब है उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स तो हाई होंगे। अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे तो उसकी वॉलेटिलिटी कम होगी और उसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होगी। तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 27 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, स्टीम कॉजेज मोर स्फीयर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट पोजेस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टीम जो है हमारे पास, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टीम जब हमारे पास हमारी स्किन को बर्न कर देती है, क्योंकि ये एक फेज़ चेंज से गुजरती है। फेज़ चेंज का मतलब ये है कि हमारे पास ये पहले वाटर बनती है, मतलब ये वाटर बनेगी दोबारा से। तो इसका मतलब है इसमें जो एनर्जी है वो दो तरह से आ रही है, एक फेज़ चेंज की एनर्जी आ रही है और एक एनर्जी आ रही है जो कि हीट जो हीट से आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों एनर्जीज़ जो कि फेज़ चेंज में और दोनों हीट में, ये दोनों एनर्जीज़ हमारे पास हमें स्किन में फील होती हैं, जिसकी वजह से ये स्फीयर बर्न्स कॉज करते हैं। जो बॉइलिंग वाटर है उसने सिर्फ अपनी हीट देनी है, जबकि स्टीम ने पहले फेज़ चेंज करने हैं और फिर उसने अपनी हीट प्रोवाइड करनी है एनर्जी से, मतलब एनर्जी फ्रॉम हीट प्रोवाइड करनी है। तो ये दोनों की वजह से हमारे पास जो हीट है ओवरऑल वो ज़्यादा हो जाती है, किस केस में? हमारे पास स्टीम के केस में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस व्हेन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डबल्ड। सिंपल, हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी करें हम, तो एन इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस करें। मोलर मैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। अगर हम देखें तो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास इक्वल के, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो अगर हम दोनों को डबल करते हैं तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी जो डबल की है हमने वो कैंसिल हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू सेम रह जाएगी। तो इसका आंसर होगा दैट इज रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द एटॉमिक सॉलिड। अब एटॉमिक सॉलिड हम क्यों कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स को? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम्स से बने होते हैं, और न्यूट्रल एटम्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये एटम्स हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कोवेलेंट सॉलिड्स कहते हैं। होते ये एटम से ही बनते हैं, मतलब न्यूट्रल एटम से बनते हैं। वो सेम काइंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं, होमोटॉमिक भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, विच सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास जो है वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं। अगर हम अमोर्फस सॉलिड्स को देखें तो उसके पास एक रेंज है टेम्परेचर की, मेल्टिंग पॉइंट की भी उसकी एक रेंज है टेम्परेचर की, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। उनके मेटेलिक, आयनिक और उसके बाद नेटवर्क एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। तो ट्रू सॉलिड्स हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। 31 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ डायमंड। ये बिल्कुल एग्जैक्ट टेक्स्ट लाइन है, क्योंकि हमारे पास हर एटम जो कार्बन का होता है वो एट सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, एट सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल होता है, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं आइस के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन वाटर के अंदर होती है, हमारे पास बेंजीन में वैसे ही नहीं होती है। एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल सेम बातें हैं, इसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वाटर हमारे पास पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा होता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, 5 AMU ऑफ NaCl इज कॉल्ड। अब NaCl हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस कोवेलेंट कंपाउंड्स का होता है, एटॉमिक मैस एटम का होता है। तो फार्मूला मैस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हमारे पास एसीटोन और एसीटोन होंगे तो डायपोल फोर्सेज होती हैं, मतलब एसीटोन के अंदर सिर्फ एसीटोन के मॉलिक्यूल्स विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन डायपोल है, विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म भी डायपोल है। क्योंकि जो कार्बन है वो डायरेक्टली हमारे पास, जो हाइड्रोजन है इन दोनों केसेस में वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, बल्कि वो कार्बन के साथ अटैच है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर नहीं हो सकती, लेकिन आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो 35 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनाते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट लाइन है, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इसके अंदर जो फोर्सेज हैं दैट इज़ वान डर वाल्स फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 37, इवेपोरेशन इज रेफर एज कूलिंग प्रोसेस बिकॉज ऑफ द रीज़न। ये सरफेस फिनोमिना, ये बिल्कुल ठीक बात है। इट इन्वॉल्व्स हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सराउंडिंग, ये भी ठीक है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लीव बिहाइंड लो एनर्जी, ये भी ठीक है। तो इसके ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस करेक्ट हैं।
क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अब हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है HCl का, दैट इज़ ग्रेटर देन HBr। HCl का तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ग्रेटर तो हो नहीं सकता, ये तो पहले से इनकरेक्ट है। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज़ ग्रेटर देन HBr। HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है HBr से। हमारे पास अगर हम हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखें तो HF ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। तो इसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह होनी चाहिए थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो ऑप्शन बी भी ट्रू हो जाता कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF जो है वो ग्रेटर है HBr से। ऑप्शन सी देखें तो HCl तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता बॉइलिंग पॉइंट HCl का, ये तो सबसे कम है HCl का। ऑप्शन डी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr इज़ लेस देन HI। HBr का HI का जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू HBr, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो ऑप्शन बी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 39, द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मैक्सिमम एट। अब ये निकालने वाला काम है और ये इस तरह से निकलनी है। ये हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT से पहले 1 मोल के लिए निकाली हमने NTP पे तो 22.4 आई, फिर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेयर पे निकाली तो 11.2 आई, 127 डिग्रीज एंड 1 एटमॉस्फेयर पर निकाली तो 32.8 आई, 273 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेयर पर निकाली तो 22.4 आई। तो अब हमारे पास सबसे ज़्यादा मोलर वॉल्यूम किस पर आया है? एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, जिस पे 32.84 लीटर्स इसकी वैल्यू आ जाती है, मतलब DMQ इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम मोलर वॉल्यूम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कब है? जब हमारे पास 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो इसका ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हमारे पास सॉफ्ट होते हैं क्योंकि हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसके अंदर बिल्कुल वीक होती हैं, ये मोर कंप्रेसिबल होते हैं और इसी की वजह से हमारे पास जो है ये सॉफ्ट होते हैं। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हार्ड नहीं है, पोलर भी नहीं होते, ऑलवेज नॉन पोलर भी होते हैं, और वेरी हार्ड वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, और ये भी टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट लाइन है।